हम जिस हालत में आज खड़े हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भी तासुर दुरुस्त नहीं मुझे लगता। मैं समझता हूं, मैं खुद को भी जस्टिफाइड नहीं समझता कि हम कोई बड़ी रोजी पिक्चर पेंट करें लोगों के आगे और जो हकायक है वो ना बताएं। मुझे आज बताइएगा, जो हमारा तजर्बा रहा है, बेशक हुकूमत का मखलूत बन जाना वो तो पता उससे लगता है जब रिजल्ट्स आते हैं और किसी एक जमात के पास अगर वाज़े मेजॉरिटी नहीं होती, तो ऐसी सूरत हाल में आपके नज़दीक हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से कितना मुख्तलिफ होगा? जी, बहुत शुक्रिया मुनीब। मुझे नहीं लगता कि ज़रा सा भी मुख्तलिफ होगा, सिवाय इसके कि उस वक्त जो एक पार्टी थी उसको उस पे करप्शन के एलिगेशंस थे और उनके लोग अरेस्ट किए गए थे करप्शन के और नैब के मामलात के अंदर। और यहाँ पे 9 मई का वाक़या है जो कि एक बहुत ही, जिसने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल जो स्पेस है उसको बहुत ही महदूद कर दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया। अब मुझे नज़र आता कि कोई पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बाकी बची है। इसका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है, ये तो शायद तारीख के ऊपर जाएगा और हम भी इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह कि 2018 के और इस वक्त के जो मामलात हैं उसमें इसलिए ज़्यादा मुख्तलिफ वो नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक पार्टी उस वक्त जो थी उसको स्पेस नहीं मिल रही थी, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस नहीं मिल रही है। ये बात अपनी जगह पे बहुत अहम है कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो थी वो उस वक्त की पॉपुलर तरीन पार्टी थी और इस वक्त जो है वो पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। मगर जाहिर है कि हम उसको जब हम अमल दरामद के ऊपर आते हैं या 9 मई के बाद की सूरत हाल पे देखते हैं तो करप्शन से ज्यादा इस वक्त हमें टेररिज्म के और दीगर जो मामलात हैं, जो पर्चे हैं, जो FIRs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, उनके लीडर्स पे, वो हमें नजर आती हैं। कॉम्प्लिकेटेड कंपैरिजन है। मैं इसका कंपैरिजन इसलिए भी पिछले उससे जो माजी के इंतखाबात हैं उसके साथ ज्यादा बेहतर होगा करना, बजाय कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके साथ करूं। 2013 के जो इंतखाबात थे उसके अंदर भी आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसको ये शिकवा था कि धांधली हुई है और इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये शिकवा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत मार्ज वजूद में आई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से सवालात उठाए थे। इसी तरह से आप उससे पिछले इंतखाबात पे देखें 2008 के, उस वक्त भी जो है वो कोई एक सियासी जमात जो है वो अदम इत्मीनान का शिकार नजर आती थी, बावजूद इसके कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे सवालात उठाए थे। तो ये हर पाकिस्तान के 75 साल की जो तारीख है उसमें हमें कहीं शफाफ इलेक्शन नहीं नजर आता। कभी एक फेवरेट होता है, कभी दूसरा फेवरेट होता है, कभी एक आंक का तारा, कभी दूसरा आंक का तारा। तो इसी तरह की जो सूरत हाल है वो चलती रहती है। मतलब नौ बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ मुनीब के, मेरा ख्याल है कि एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के तौर पे मैं नहीं कंपैरिजन कर सकती उसको इस वक्त की सूरत हाल में, क्योंकि 9 मई वाक़यात थे वो कतई तौर पर सियासी मामलात नहीं थे, वो सियासत से बहुत आगे की बात थी, जिसका खमियाजा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत भुगत रही है, पाकिस्तान की सियासी जमातें भुगत रही हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्पेस भुगत रही है। और उसका जिम्मेदार कौन है, मेरा ख्याल है कि ये अब एक डिबेटेबल बात। आदिल, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, ये जरा एक मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस क्यों आए हैं। अब वो वापस अंडरस्टैंडिंग से आए, जो मियां साहब मियां जावेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं, सुनिएगा। नवाज शरीफ आए इसलिए हैं कि वो जमात से बालातर होकर वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसलिए नेशनल हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। भले हमें उम्मीद है कि हम 130 से नेशनल असेंबली की सीटें ज़्यादा ले रहे हैं, इसके बावजूद भी हम नेशनल हुकूमत बनाने को तरजीह महज इसलिए दे रहे हैं हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कौमी धारे में शामिल रखना चाहते हैं। अच्छा, ये बात आदिल मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि बेशक हम 130 से ज़्यादा सीटें PMLN ले रही, लेकिन मियां साहब आई इसलिए कि वो कौमी हुकूमत बनाएं। अब चले, कौमी हुकूमत की वैसे दुरुस्त बात कही मज़हर अब्बास साहब ने कि हम गलत तशरीह करते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि क्या ये जो 130 सीटों की बात मियां जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं वो वाकई ले जाएं, इससे 5-10 ज़्यादा ले जाएं, क्या वो फेयर एंड स्क्वायर सीटें लेके जाएंगे, या उसमें यह होगा कि भाई एक फरीक तो बेशक अपनी गलतियों की वजह से, अपनी हिमाकतों की वजह से, अपने जुर्म की वजह से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर हो गया मैदान से, लेकिन वैल्यू होगी उस जीत की जो कि मुस्लिम लीग नून अपने नाम करने जा रही है? अच्छा,
देखिए मुनीर साहब, इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरा ये ख्याल है कि हम पहले तो जब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं तमाम के तमाम कंट्रोवर्शियल थे या फिर उनके ऊपर एतराज़ात उठाए। मसलन पीपल्स पार्टी ने 2013 को आरओ का इलेक्शन करार दिया, पीटीआई ने हल्के खोलने की बात की, 18 के अंदर जो है वो हम सबको पता है कि आरटीएस का इलेक्शन कहलाया। वो आने वाले इलेक्शन पे पहले से प्रिडिक्शंस हो रही हैं, लाडला प्लस का नाम दिया जा रहा है एंड सो ऑन। देखिए कौमी हुकूमत मेरी दानिश के मुताबिक, देखिए ये बात दुरुस्त है, ठीक है कि जिसकी अगर मेजोरिटी है, चाहे वो थिन मेजोरिटी है, वो बेशक गवर्नमेंट बना ले, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि जब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप अंदाजा लगा लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हमारी उन लोगों की डोमिनेंस ज्यादा है जिनका ताल्लुक लाहौर से, इस्लामाबाद से और आप कह सकते हैं कि फिर कराची से किसी हद तक है। सो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस किस तरह हुए हैं और किस मजबूरी के तहत छोटी जमातों को जो है वो बड़ी जमात के साथ शिरकत करनी पड़ती थी, चाहे वो इमरान खान साहब के लिए मैनेजमेंट की जाती थी या मियां साहब के लिए मैनेजमेंट की जाती थी या किसी और के लिए मैनेजमेंट की जाती थी। सो कौमी हुकूमत अल्टीमेटली मेरे नजदीक वही होगी जिसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो और उनकी छोटी जमातों की भी उसके अंदर शिरकत हो, क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पंजाब में ज्यादा सीटें होने की वजह से इस किस्म का है कि कभी भी जो है वो छोटे सूबों से उस तरह रिप्रेजेंटेशन आके पाकिस्तान को लीड नहीं कर सकती अगर वो पंजाब के साथ मैनेजमेंट अपनी ना करे। तो मेरे नजदीक तो कौमी हुकूमत वही होगी जिसमें छोटी जमातों को भी शेयर दिया जाए और उनको उसका हिस्सा बनाया जाए। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझते हैं कि मियां साहब चाहते हैं कि तमाम मुल्क से तमाम जमातें जो उनके साथ ऑन बोर्ड आना चाहती है उनको मिला के उनकी जीत के साथ फिर कौमी हुकूमत बनाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये कौमी हुकूमत की तशरीह यही बनेगी। क्योंकि अगर आप पंजाब से समझते हैं कि लीड लेकर आप गवर्नमेंट बना लेंगे तो फिर ये तो पहले भी होता रहा है ना, इसको इसी नई बात नहीं। और इसकी एक एग्जांपल हमें मिलती है 13 में, आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीटीआई की गवर्नमेंट को मौलाना साहब गिराना चाहते थे, लेकिन गालिबन मियां साहब ने कहा कि नहीं, हम वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर उनका मैंडेट है तो उनको करने दें। और वहां पर फिर ये हुआ कि वही हुकूमत बाद में जो है वो फिर वफाक तक किस तरह पहुंची, ये सब हमने देखा। बलूचिस्तान के अंदर मियां साहब ने जो है अपनी गवर्नमेंट उनकी गिर गई थी और उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की कि मालिक साहब को, यानी मालिक साहब की वजह से आपको पता है कि सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब कितने नाराज रहे, तो बलूचिस्तान के अंदर भी ये सवालात उठते रहे। फिर एमक्यूएम के साथ जो होता है आप खुद देखते हैं कि एक कॉल जाती है और एमक्यूएम को कभी पीटीआई, कभी पीएमएलएन, कभी पीपल्स पार्टी को गले लगाना पड़ता है। सो ये हमें जहन में रखना पड़ेगा कि बड़ी जमातें किस तरह छोटी जमातों को बड़ी मछली बनके छोटी मछलियों को खाती हैं इस मुल्क के अंदर, ये हमने सारा कुछ देखा है। आदिल, इस पे बताइएगा, इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये जो जीत है जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून इतनी कॉन्फिडेंट है, ये हजम हो जाएगी? क्योंकि एक फरीक जैसा भी है, मैंने कहा ना, उसकी हिमाकतें हर चीज अपनी जगह के, उसके बगैर आप इलेक्शन जीते हैं मुस्लिम लीग नून, क्या वो झंडा लहरा पाएगी कि देखिए जी हम अपने जोरे बाजू पर जीते हैं, जबकि लोग कहेंगे कि भाई दूसरा फरीक तो मैदान में था ही नहीं? अच्छा, असल में मसला अब ये हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया के बाद और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई है कि ये गवर्नमेंट जरूर बन जाएगी और शायद जीत भी जाए सीटें और उसके बाद हुकूमत आ भी जाएगी, लेकिन और शायद इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा मुसलसल रहेगा कि ये एक जो है वो लाडला प्लस गवर्नमेंट है और इसको जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। सो वो जो अथॉरिटी है ना हुकूमत की, मेरा ख्याल है वो चैलेंज रहेगी। आप हुकूमत करते रहेंगे लेकिन वो अथॉरिटी चैलेंज होती रहेगी, मुसलसल चैलेंज होती रहेगी, और ये पहले भी होती रही। अब ये गेम ऑफ नर्व्स है। देखिए 2018 में जब आरटीएस बैठा था तो आरटीएस के बाद 3.5 साल तक जब सब वन पेज चल रहा था एस्टैब्लिशमेंट का और पीटीआई का, तो उस वक्त बावजूद इसके कि उस वक्त की ऑपोजिशन ने सड़कों पे लॉन्ग मार्च, धरने, ट्रेन मार्च, सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो हुकूमत टस से मस नहीं हुई। पीटीआई की गवर्नमेंट बैड गवर्नेंस के बावजूद भी वो मीडिया कैंपेन के जरिए और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए जो है वो ऑपोजिशन को जवाब देते रहते थे। लेकिन इस ऑपोजिशन का प्रॉब्लम ये था कि ना तो ये अपने लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च और एहतजाज के जरिए कोई असर कायम कर सकी और ना ही ये 16 महीने की हुकूमत बना के असर कायम कर सकी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर अब पूरी दुनिया में जो है वो लीड करती है, इकोनॉमीज जो है वो लीड करती हैं कंट्रीज को, उनके डिफेंस को। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ना ऑपोजिशन के दिनों में अपना मौकिफ सही तरह बयान कर सके और ना अब पावर में आने के बाद जो है वो ये बता सके। मतलब जो बात एक जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट, मैं एक पॉइंट अपना यहाँ पर आई जस्ट वांट टू मेक इट कि ये आप जहन में रखें कि जो 3.5 साल की गवर्नेंस के बावजूद पीटीआई ने एक नैरेटिव बनाया और निकलने के बाद भी एक नैरेटिव बनाया, वो आप जहन में रखें। और बैड गवर्नेंस के बावजूद वो किस तरह अपने आप को, अभी पीटीआई ये सेल नहीं कर रही कि हमने 3.5 साल में प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं।
वो ये सेल कर रही है कि हमारी हुकूमत को अमेरिका के कहने पे निकाल दिया गया। और ये जो लोग आ रहे हैं पावर के अंदर, जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं बावजूद इसके कि ये जो है वो बहुत सारा कुछ इकोनॉमी की बेस के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन ये भी इस वक्त पीटीआई के नैरेटिव के अंदर ही फंसे हुए हैं। इनके पास भी सेल करने को बिल्कुल ठीक, क्योंकि 16 माह की बैड गवर्नेंस की वजह से इनकी भी कारकर्दगी की वजह से, और ये आपस में पार्टियां जो आपस में लड़ के बट मेरे ख्याल में शायद इनके साथ भी जो नई हुकूमत आ रही है कुछ तब्दीली इसलिए नहीं होगी कि वो भी अगर मखलूत होगी क्या होगी, तो फिर उसकी डोर या उसकी जो रस्सी है या वो किसी जगह का अगर हिंज उसका होगा तो वो किसी एक खास जगह होगा और वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होगा। वो भी शायद उसी, मैं अगर ये कहूँ कि उसी तलवार के नीचे हुकूमत करेगी जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत करती रही, क्योंकि जब आप बेनिफिशरी होते हैं किसी खास अरेंजमेंट के तो फिर आप अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं करवा सकते। ये जो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बारहा हम इस बात को उजागर करते हैं। अभी आपने खुद फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, लेकिन उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाबंद सलासल में हैं, सीरियस चार्जेस, प्लेथोरा ऑफ केसेस, वन आफ्टर दी अदर। और अब तो वो निकाह वाला मामला जो है वो भी एक नए उसकी शक्ल इख्तियार कर गया, इद्दत में निकाह वाला। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था रियासत बनाम इमरान खान, शायद ऐसे ही लग रहा है मुझे तो अब कि जो केस है उसके पीछे रियासत है। बट सवाल ये है कि फिर मदर साहब कहते हैं कि माफ़ी ना दें यार, फेयर ट्रायल दें। आप क्या कहती हैं? आप भी यही फरमाती हैं कि फेयर ट्रायल, या कोई वजह भी आपको लगती है कि इस नहज पर पहुंचने की वजह क्या है? नहीं, मैं जाहिर है कि देखिए नहज पर पहुंचना तो बहुत ही साफ नजर आ रहा है। देखिए 9 मई जो हुआ था, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें जो इंस्टिगेशन थी या पार्टी का जो मिजाज था, असल में हमारे यहाँ यादाश्त बहुत कम है, हम सबकी बहुत कम है कि हम वो इन्वायरमेंट देखें जिसमें 9 मई हुई थी। आज तक जो माफ़ी की बात है, इमरान खान साहब का फेयर ट्रायल उनका बुनियादी हक है, वो उनको मिलना चाहिए जिस तरह से किसी भी आम इंसान को मिलना चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब को ज़रा सा भी पछतावा है कि उनकी जो 9 मई से पहले की पॉलिटिक्स थी? मसलन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ, 6 मई को ले जाती हूँ। 6 मई की रात को जो मुज़ाकरात हुए थे इंतखाबात के लिए, वो एक नहज पे पहुंच रहे थे और उनको पहुंचना था और 30 जुलाई को हुकूमत ने खत्म होना था। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और उसके बाद इंतखाबात की तरफ बढ़ना था। डेडलॉक कहां से आया? इमरान खान साहब की तरफ से आया। उन्होंने अपनी जमात को बात करने से रोक दिया, उनका मैंडेट खत्म कर दिया और कहा कि जब तक 14 मई की इंतखाबात के हवाले से बात नहीं होगी या असेंबलियां डिसॉल्व 14 मई को नहीं होंगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस डेडलॉक के बाद जो एनवायरनमेंट बनी वो फिर 9 मई के ऊपर उसका नतीजा निकला। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब की पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी, उसके कारकुन इन्वॉल्व उनके थे या नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं तो उन्होंने मुजम्मत नहीं की। उन्होंने कहा जी ये तो होगा, अगर मुझे आप गिरफ्तार करेंगे तो इस तरह तो होगा। और फिर आप देखिए कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इससे पहले भी जमान पार्क, उसके बाहर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम चीजों को एक साइड पे एक नजर से नहीं देख सकते। हम सियासी लोगों को सियासत के तौर पे देखेंगे और अगर उसके अंदर कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि अमनो अमान की सूरत हाल है या दहशतगर्दी या उसके और दीगर मामलात हैं, हम उसको उसकी नजर से हमें देखना चाहिए। इतनी बात करना चाहिए थी कि अयूब खान साहब की वजह से नोन नहीं हुए थे भुट्टो साहब। भुट्टो साहब की अपनी एक सियासत थी, शख्सियत थी और ऐसे इन्वायरमेंट में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया जबकि पाकिस्तान के अंदर एक तवील आमरीयत थी। और यही तवील आमरीयत जो थी वो बाद में ज़ियाउल हक की आमरीयत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी शुरू की। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉपुलैरिटी होती है वो पाकिस्तान में हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमातों को पॉपुलैरिटी मिलती है। इसका फायदा भुट्टो साहब ने भी उठाया, मोहतरमा ने भी उठाया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी उठाया और अब शायद उसका फायदा इमरान खान साहब भी उठा रहे हैं। तो मेरा ये थोड़ी सी जो चीजें हैं इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, मगर उस तनाजुर में कि कम से कम इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि उन्होंने 9 मई से पहले सियासत क्या की है और 9 मई कैसे हुआ था। अगर उसकी माफी नहीं होगी, तलाफी नहीं होगी, पछतावा नहीं होगा, तो फिर माफी किस बात की होनी चाहिए? फेयर ट्रायल है, उनको फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए।